देखिए बेटा, गोलीय दर्पण क्या होगा, ये मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, ठीक है। अब इस गोले के हमने बाहर से क्या कर दिया, पेंट, और अंदर से भी क्या कर दिया, तो ये इसका ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि इसको हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, है ना। इधर बाहर से है और इधर क्या है, अंदर से है। ये भी क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अब इसके आप देखोगे यहाँ पे कि बाहर भी है और अंदर भी है, यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, गोल। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। आया समझ में? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका कौन सा पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, गोलीय दर्पण। बेटा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन सा, पहला होगा अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होगा, जैसे मान लीजिए गोला, ये गोलीय दर्पण है, अगर इस गोलीय दर्पण को हम तोड़ देंगे ऐसे, तो हमारे पास दो बन गए, दो दर्पण बन गए। इस दर्पण को अगर हमने अंदर से पेंट कर दिया और इसको बाहर से पेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारे पास दो दर्पण बन गए। अब इसमें ये जो हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण में अगर हमने अंदर से पेंट किया है तो इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, बाहर की तरफ, यानी कि उभरा हुआ है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। कैसा है, उभरा हुआ। अब आप देख सकते हो, ऊ से तो उभरा हुआ और ऊ से उत्तल, उसे क्या बोलेंगे अपन, उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है ना, अंदर, अगर ये अंदर दशा हुआ है तो ऐसे अंदर और ऐसे अवतल, उसे क्या बोलेंगे अपन, अवतल दर्पण। समझ में आया? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यहाँ तक सबके समझ में आएगा ना, पक्का आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दर्पण की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हमारे पास। ये गोलीय दर्पण हो गया, इस गोलीय दर्पण का ये क्या है, केंद्र है ना। तो इस केंद्र को क्या बोलते हैं अपन, वक्रता केंद्र। इसे हम कहते हैं बेटा वक्रता केंद्र। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र को किससे दर्शाएंगे, सी से। तो अब ये बात आती है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, गोलीय दर्पण का जो केंद्र है उसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो आप यहाँ पे कह सकते हो गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा देखिए, हमारे पास ये दर्पण है, इस दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ, ये तो हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। इस उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का भी तो कोई केंद्र होगा। तो यहाँ पर ये उत्तल का मान लीजिए केंद्र हो गया अवतल दर्पण का, और ये उत्तल का केंद्र हो गया ना। तो इस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, तो इस केंद्र को बोलते हैं बेटा ध्रुव। क्या कहेंगे इसे, ध्रुव। और ध्रुव को किसे दर्शाएंगे, पी से। तो अब क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि ये गोलीय दर्पण है और ये गोलीय दर्पण के क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव। आया ना समझ में? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के ध्रुव को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। के केंद्र को
ध्रुव कहते हैं। आया समझ में? और ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। क्या बोला हमने? गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है, उस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है उसे क्या बोलेंगे? ध्रुव कहेंगे। और गोलीय दर्पण का केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र। समझ में आया ना? अब आपने पढ़ा होगा कि इस केंद्र से लेकर के यहां तक की दूरी उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो इसको त्रिज्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या को किसे दर्शाएंगे? आर से। किसे दर्शाएंगे? आर से। अब आप बोलोगे इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ये क्या है बेटा? वक्रता केंद्र है ना? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं? सी। ये क्या है? ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं? पी। तो सी और पी के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे अपन? वक्रता त्रिज्या। समझ में आया ना? अब क्या बोलोगे इसमें कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र सी व ध्रुव, ध्रुव क्या है? पी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और आपको भी पता है कि वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते। तीन परिभाषाएं बताइए, समझ में आएगा? आगे ना समझ में? गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उनका केंद्र ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया ना? ठीक है बेटा। अब देखिए अगला, ये अगर मैं इस त्रिज्या को पूरा कर दूं तो आप क्या करोगे? उसे व्यास कहते हो, कहते हो ना व्यास। लेकिन यहाँ पे व्यास को क्या बोलते हैं अपन? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य अक्ष। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो देखिए बेटा मुख्य अक्ष क्या होती है? इधर देखो, ये क्या है? ध्रुव है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ध्रुव को और वक्रता केंद्र को एक रेखा मिलाती है, ये होती नहीं है। इसकी क्या की जाती है? कल्पना की जाती है, काल्पनिक रेखा है। तो अब ऐसे कहोगे कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र सी व ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष को बेटा किसी से भी नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि इसको हमने कल्पना की है, इसकी ये है नहीं। ठीक है, आगे समझ में आया तक? अब बेटा अगला हमारे पास जो बात आती है, देखो ये हमने पहला पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा, तीसरा यहाँ पे पढ़ा, ये चौथा हो गया। और पांचवें नंबर पे क्या आती है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु क्या बोलेंगे अपन? मुख्य फोकस। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन? मुख्य फोकस। इसी को मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, और इसको एफ से दर्शाते हैं, बड़े वाले एफ से। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण हो गया ये? अवतल। उत्तल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अवतल लिया हमने। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है ना? मुख्य अक्ष। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? पी हो गया ना? ध्रुव हो गया यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है, जा रही है ना? तो ये कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना? समांतर। तो अगर ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यहाँ पे टकराएगी, तो क्या होगा? परावर्तन होगा ना? और परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरेगी ना? ये कहाँ से गुजरी? मुख्य अक्ष से गुजरी कि नहीं गुजरी?
तो मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर ये मिलती है ना, उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, गुजर रही है, दिख रही है आपको, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। समझ में आ गया यहाँ तक? आया ना? क्या बोला आपने कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बेटा फोकस बिंदु किसे दर्शाएंगे, कैपिटल एफ से। और छठा हमारे पास जो आता है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। कौन सी दूरी? और फोकस दूरी को किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एफ से। अब देखिए फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर फोकस बिंदु है, यहाँ पर ध्रुव है। फोकस बिंदु से लेकर के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना उसे क्या बोलेंगे अपन? फोकस दूरी। समझ में आया? फोकस बिंदु एफ से लेकर के ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाएंगे, छोटे वाले एफ से दर्शाएंगे। समझ में आया ना? आया समझ में? 6 परिभाषा बताइए आपको। और 7वीं जो परिभाषा होती है वह है बेटा हमारे पास है द्वारक। क्या नाम है? द्वारक। अब द्वारक जानते हो क्या होता है? किनारे। जो दर्पण है, इन दर्पण के किनारे, दर्पण के किनारों को क्या बोलेंगे? द्वारक। ये दर्पण है, इसका एक किनारा तो ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, तो दर्पण के किनारों को द्वारक कहेंगे। एक द्वारक को एम से, दूसरे को एन से दर्शाएंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का समझ में आया ना? कोई परेशानी किसी को? बिल्कुल भी नहीं है ना? चलिए फिर से आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे उसे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? एक उत्तल दर्पण, दूसरा उत्तल क्या होता है? उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दशा हुआ उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण के बारे में हमने पता कर लिया है, तो अब हम क्या देखेंगे बेटा? हम इनसे कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो परिभाषा में हमने पहला जो टॉपिक देखा उसका नाम क्या था? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? ये गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र है, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। दूसरी बात है ध्रुव। तो क्या हो गया? ये गोलीय दर्पण की क्या है? परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के जो केंद्र है उसे क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। तीसरी क्या आती है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। चौथा हमने क्या पढ़ा? मुख्य अक्ष। इस सी को और इस पी को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, यहाँ पे पी है, यहाँ भी पी है, यानी दोनों पी से मिलाएगी ना इसी को, तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं और मुख्य अक्ष को किसी से भी नहीं दर्शाते। समझ में आया ना? ओके। अगली उसके बाद में हमने देखिए बेटा 5वीं परिभाषा कि फोकस बिंदु क्या होता है। तो फोकस बिंदु क्या होगा? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। समांतर आप जानते हो ना, जैसे रेल की पटरी होती है ना, कभी मिलती नहीं है, समांतर जा रही है, तो समांतर गुजरती है तो यहाँ पे क्या होगा? परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं और फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अगली बेटा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु एफ से लेकर के ध्रुव पी के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। यहां तक समझ में आया? पक्का समझ में आया ना? ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद में एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्रता त्रिज्या आर और वक्रता त्रिज्या आर और हमारे पास ये फोकस दूरी एफ में संबंध है, आर में और एफ में संबंध। वक्रता त्रिज्या क्या है हमारे पास? आर है, वह फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? छोटा या बड़ा?
छोटा है बेटा, एफ में संबंध, समझ में आया ना। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध। और देखो बेटा ये संबंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए कैसे पूछता, आपको बता देता हूँ मैं संबंध क्या है इन दोनों में। ये हमारे पास दर्पण है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है और ये दर्पण का ध्रुव है ना यहाँ पे पी। अभी हमने देखा कि इसका सेंटर क्या होता है, ये सी होता है ना, केंद्र होता है केंद्र सी। और यहाँ पे क्या होगा, एफ था ना, भी हमने एफ देखा था। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है। और आपको पता है कि आर का है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ कहेंगे। समझ में आ रहा ना। यानी कि वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। है ना समझ में अब तक, आ रहा समझ में, ठीक है। और इसे एफ किसे कहेंगे, फोकस बिंदु एफ से लेकर के पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। समझ में आया। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो ये इसका इतना ही भाग इधर भी तो है कि नहीं है, नहीं समझे। ऐसे मान लो कि ये वक्रता केंद्र जो सी है ना, ये इस पी से 2 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, यानी कि हमारे पास आर कितना है, 2 किलोमीटर। आर बराबर ऐसे मान लो 2 किलोमीटर एक मान रहा है अपने को, ठीक है। और ये कितना है, 1 किलोमीटर है। एफ कितना है हमारे पास, 1 किलोमीटर। तो आप क्या कहोगे कि आर एफ से 2 गुना है कि नहीं है ना, क्योंकि आधी दूरी पर तो है। अब ये एफ को यहाँ पे जाने में और यहाँ पे आने में बराबर टाइम लगेगा ना, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। तो आप क्या कहोगे कि जो वक्रता त्रिज्या है ना, वो किसका 2 गुना है, फोकस दूरी का। समझ में आ गया। आप ऐसे कह सकते हो कि अकेला आर 2f के बराबर है क्या। यहां से यहां तक की फोकस दूरी और यहां से यहां तक की क्या होगी, फोकस दूरी। तो अकेला आर 2f के बराबर है कि नहीं है क्या। तो इसका संबंध क्या हुआ कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। समझ में आया ना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना। यही संबंध है इसमें, है समझ में। और बेटा इस संबंध से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब क्या कहोगे बेटा कि वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ का 2 गुना होता है। इसमें क्या लिखोगे आप, अगर थ्योरी लिखनी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर फोकस दूरी या क्या होती है, स्मॉल एफ के या की 2 गुनी होती है ना, 2 गुनी होती है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ की क्या होती है, 2 गुनी। आर बराबर 2f हो गया ना। अब हमारे पास आर बराबर 2f तो हो गया, लेकिन ये कब होगा, जब हमें किसी भी दर्पण की फोकस दूरी दे दी जाएगी और आपको बोलेगा कि इस दर्पण की आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आप कर लोगे ना, 2 से गुणा कर दोगे 2 से गुणा। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपके पास जो भी है 2 दे दिया आपको, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अब आधा करोगे ना। जैसे आपको भी मैंने बताया था कि आपके पास आर बराबर 2 था, तो एफ क्या था आपके पास, 1 था ना। अगर आपको आर दे देगा तो एफ कैसे निकालोगे, आप आधा कर दोगे। और एफ दे देगा तो आर कैसे निकालोगे, 2 गुना कर दोगे। ये फॉर्मूला क्या है, आर बराबर 2f। लेकिन यहाँ पे अगर आपको f निकालना है तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो f बराबर r/2। दोनों सूत्र समझ में आ गया। पहला क्या आया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, और दूसरा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आई ना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए मैं आपको इससे एक क्वेश्चन कराता हूं। वो क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी
कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप कैसे करोगे भाई साहब? आर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? 2f। तो आप यहाँ पे लिखोगे आर बराबर 2f। तो आर बराबर 2 गुणा 5, आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। यह आंसर आ गया। और अगर आपको दूसरी तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? 5। कैसे निकालोगे इसे? ए बराबर आर बटे 2, ए बराबर 10 बटे 2 क्या होगा? 5। आगे समझ में? क्या आपको इनमें संबंध समझ में आया? और बेटा ये जो संबंध वाला जो क्वेश्चन है इसे मान ले इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार के लिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आ सकता है एग्जाम में, चांस है इसके। तो यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक। अब देखो बेटे, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आपने आज तक सुना है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब होता क्या है? समझ रहे बात को? आखिर ये प्रतिबिंब होता क्या है? तो मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में बताता हूँ। प्रतिबिंब क्या होता है? आप जब किसी कांच के सामने खड़े होते हो ना, तो कांच के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपकी क्या दिखती है? उसमें परछाई नहीं, शक्ल दिखती है आपकी। बड़ा परछाई तो ये शैडो, उसमें आपके जैसा का जैसा कोई व्यक्ति दिखता है क्या उसमें? उसे अपन बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यानी आप क्या बोलोगे कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रख दिया जाए, समझ में आया ना? जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रख दिया जाए तो उस दर्पण में उस वस्तु की छवि दिखती है। दिखती नहीं दिखती? दिखती है ना छवि? यदि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रख दिया जाए तो उस दर्पण में उस वस्तु की छवि दिखती है, जिसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब है। उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बेटा 2 प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी। आभासी, समझ में आया ना? एक तो वास्तविक, दूसरा आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, और आभासी क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए दर्पण है, हमने बहुत बार माना दर्पण को। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष, ठीक है ना? अब ये मुख्य अक्ष है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के ऊपर वास्तव में मिलता है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बनता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया ना? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, वास्तव में बनता है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन बनता नहीं है, हमें बनता हुआ प्रतीत होता है, इसे मान ले कभी कभी प्रतीत होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? आभासी। यानी कि हमने आभास किया है। यहाँ तक सबके समझ में आया ना? पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ प्रतिबिंब निर्माण के नियम। और ये 4 नियम है, और चारों नियम आपको ध्यान रखने हैं। इन चारों नियमों से हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे प्रतिबिंब का निर्माण कर लेंगे। समझ में आया ना? प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या पढ़ेंगे अपन? अब ये नियम में आपको मैं बताता हूँ कि बेटा 4 नियम, और चारों के चारों नियम को हम थोड़ी सी दूरी में कर लेंगे, अभी थोड़ी सी जगह में। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखो बेटा, इसमें 4 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम। तो पहला नियम क्या होगा? ये हमारे पास कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण बनेगा? ये अवतल या उत्तल? अवतल बन गया ना? ये क्या है यहाँ पे? मुख्य अक्ष होगी ना? मुख्य अक्ष। तो आप देखिए, पहला नियम क्या है कि ये मुख्य अक्ष है। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ना, तो अभी हमने पढ़ा कहाँ पे मिलेगी? ये मुख्य फोकस पे मिलेगी ना। तो पहला नियम क्या है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती है। निकलेगी नहीं निकलेगी? यहाँ पे क्या था? एफ था ना। इसे क्या बोलेंगे? पहला नियम। समझ में आया ना? ये किसका नियम है? प्रतिबिंब निर्माण का। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन नियमों से हम प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे।
तो पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती, निकल दिया एफ से होकर। आए समझ में, ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दूसरा उल्टा हो जाएगा। मुख्य अक्ष होगी, यहाँ पे क्या है एफ है ना। अब देखो हमने क्या देखा था कि समांतर जब जाती है तो एफ से होकर निकलती है, देखा था ना। लेकिन दूसरा नियम क्या है, इसका उल्टा है, एफ से होकर के जाएगी किरण और परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ में आया ना। पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो मुख्य फोकस एफ से होकर के निकलती है। आई समझ में। दूसरा क्या था, इसका उल्टा, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से गुजरती है तो समांतर हो जाती है। दो नियम समझ में आए ना, ठीक है। अब देखिए बेटा तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है हमारे पास, ये है ध्रुव P, यहाँ पे क्या होता है F और यहाँ पे क्या होता है C। जब प्रकाश की किरण C से गुजरेगी ना तो किनारे पे आ गई। जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर C से होकर निकलती है तो जिस कोण से वो जाती है ना उसी कोण से वापस आ जाती है। यानी कि जैसे जाएगी टकराकर वैसे के वैसे ही वापस आ जाएगी। ये क्या हो गया हमारे पास, तीसरा नियम। समझ में आया। पहला नियम क्या था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर निकलेगी। दूसरा नियम क्या था, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या था, जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर C से जाएगी तो जिस कोण से जाती है उसी कोण से वापस आ जाती है। समझ में आया तीन नियम। और चौथा नियम देखिए क्या है, ये आपको चौथा नियम दे दिया। ये क्या है, मुख्य अक्ष, यहाँ पे क्या ध्रुव है ना। अब गलती से देखो हमने यहाँ पे भी डाल ली किरण, यहाँ भी डाल ली, कहाँ नहीं डाला, यहाँ पे। तो देखिए जब प्रकाश की किरण ध्रुव P से जाएगी, कहाँ पे गई, P पे गई, सॉरी इसको यहाँ से कर दो, कहाँ पे गई, P पे। जब प्रकाश की किरण ध्रुव P से होकर गुजरती है, P पे टकराती है तो बिल्कुल बीच में है ना P। तो आपने देखा कि जितने कोण से वो आती है ना उतने ही कोण से वापस चली जाती है। समझ में आ गया। और ये क्या हो गया, आपने परावर्तन में पढ़ा था ये वाला, तो समझ में आया ना। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण बन गया, ये क्या बन गया, परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या हो गया, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर निकलती है। दूसरा नियम क्या था, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या था, जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर C से होकर गुजरती है तो जिस कोण से वो जाती है उसी कोण से वापस आ जाती है। चौथा नियम क्या था कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव P पर टकराती है तो जितने कोण से वो आती है उतने कोण से वापस जाती है। समझ में आया चारों नियम, पक्का समझ में आया ना। बंद कर दे, बंद कर दे, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं।